हेलो स्टूडेंट्स, हम वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में पढ़ रहे थे। इसके तहत हम लोग हमारे पास अभी चल क्या रहा था कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध में क्या योगदान है। तो इसके तहत हम आज मानसिक क्रांति और दूसरे जो उसके सिद्धांत हैं उनके बारे में देखते हैं। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को हम जैसा कि पढ़ चुके हैं, मैनेजर और श्रमिकों के लिए क्या है, एक मानसिक क्रांति के रूप में उन्होंने देखा है। टेलर की मान्यता है कि प्रबंधकों और श्रमिकों को एक दूसरे पर संदेह या अविश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के सहयोग से क्या है, अपने हितों की पूर्ति का प्रयास करना चाहिए। प्रबंध और जो श्रमिक हैं यानी मैनेजमेंट और जो लेबर हैं उनके मध्य टकराव को टालने, संगठन के लक्ष्यों की कुशलता व मितव्ययतापूर्वक प्राप्ति करने और जो उद्यम है उसमें वैज्ञानिक परिवेश स्थापित करने का नाम ही क्या है, मानसिक क्रांति है। तो टेलर के अनुसार प्रबंधकों की ये जिम्मेदारी भी है कि वो क्या है, श्रमिकों के कार्यों का क्या है निर्धारण करे और कार्य के लिए श्रमिकों का क्या उपयुक्त कार्य के लिए श्रमिकों का चयन करे, कार्य में उच्च स्तरीय कुशलता और निष्पादन के लिए श्रमिकों को क्या मोटिवेट करें और कार्य और जिम्मेदारियां जो हैं उनमें भी क्या है, उनको विभाजन हो। तो इस प्रकार से क्या है, टेलर ने मानसिक क्रांति बताई थी। टेलर के अनुसार मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत भी हैं, उनको हम देखते हैं। पहला है प्रयोग का सिद्धांत, यानी हर काम जो क्या है उसको वैज्ञानिक तरीके से क्या प्रैक्टिकली करके देखा जाए, उसको प्रयोग का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है कार्य अनुमान का सिद्धांत, यानी कोई कार्य कितनी देर में हो जाएगा उसका क्या एक अनुमान होना चाहिए, उसको कार्य अनुमान का सिद्धांत कहते हैं। तीसरा है कार्य नियोजन का सिद्धांत, यानी काम की क्या है प्लानिंग होनी चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं, कार्य नियोजन का सिद्धांत कहते हैं। अगला है कर्मचारियों का वैज्ञानिक चयन व प्रशिक्षण का सिद्धांत, यानी कार्मिक जो हैं उनका वैज्ञानिक तरीके से चयन होना चाहिए, फिर उसको क्या है प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए और काम का जो है वैज्ञानिक तरीके से क्या है श्रमिकों के मध्य क्या है आवंटन होना चाहिए और कोई भी काम जो है उसको कितने समय में किस ढंग से पूरा किया जाएगा इसका क्या है एक मानक होना चाहिए, उसको क्या है मानकीकरण कहते हैं। और सामग्री जो है उसका भी क्या है श्रमिक के समान वैज्ञानिक चयन होना चाहिए और उसका ठीक ढंग से उपयोग को क्या हो वो भी क्या है होना चाहिए। इसके अलावा जो भी उपकरण हैं उनका आधुनिक बढ़िया होने चाहिए और उनका क्या है प्रभावी इफ़ेक्टिव यूज़ होना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। और मजदूरी जो है वो मोटिवेशनल होनी चाहिए, नहीं विभेदात्मक होनी चाहिए। अर्थात कहने का भाव ये है कि जो ज़्यादा काम करे उसको क्या है ज़्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए और जो लागत और लेखा है, लागत जो है ठीक है ना, और जो उत्पादन है उसकी क्या है अकाउंटिंग जो लेखा प्रणाली है उसका भी क्या है विकास होना चाहिए और काम की जो दशाएं हैं वो भी क्या है संतोषजनक होनी चाहिए। और मानसिक क्रांति के हम बारे में पढ़ चुके हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है इन्होंने क्या है सिद्धांत दिए थे। इसके बाद में एक अपवाद का सिद्धांत भी आता है। अपवाद का सिद्धांत ये है कि पहले क्या था कि कुछ मामले ही क्या है उच्च प्रबंधकों तक पहुंचने चाहिए ये कहता है और ज़्यादातर प्रकरण जो है उनका निपटारा क्या अधीनस्थों द्वारा कर देना चाहिए। अपवाद के सिद्धांत का मतलब यही है कि कुछ एक्सेप्शनल मामले जो हैं वो ही क्या है उच्च प्रबंधकों तक जाने चाहिए और ज़्यादातर मामलों को क्या है नीचे निपटा लेना चाहिए, इसको कहते हैं अपवाद का सिद्धांत। अधीनस्थों को अपने अधिकार व कार्य क्षेत्र के बाहर के तथा गंभीर प्रकृति के जो मामले हैं वो ही क्या है उच्च प्रबंधकों को भेजना चाहिए, ताकि क्या है प्रबंधक जो हैं उनका जो समय है वो उद्यम जो है उसकी महत्वपूर्ण गतिविधियों में काम आ सके। यानी छोटे छोटे मामलों में क्या है मैनेजर या प्रबंधक हैं उनको क्या है नहीं उलझाना चाहिए, ठीक है ना। छोटे मोटे काम क्या है अपने स्तर पर उनको क्या है समस्याएं जो हैं वो क्या है सलटा लेनी चाहिए, इसको कहते हैं अपवाद का सिद्धांत। यानी जो काम मानक तय हो गया, मानकीकरण हो गया, दशाएं निश्चित हैं तो उनको क्या है उस हिसाब से कर लेना चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं अपवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की विधियां और पद्धतियां। पहला है समय अध्ययन। समय अध्ययन का मतलब यही है कि कोई भी जो काम है वो कितने समय में
हो जाना चाहिए, यानी उत्पादन की प्रक्रिया जो है उसमें क्या है, कोई काम कितने न्यूनतम समय में हो जाना चाहिए, इसका क्या है, स्टॉप वॉच के माध्यम से क्या है जो तय करने का समय है वो क्या कहलाता है, समय अध्ययन कहलाता है। इसके बाद आता है गति अध्ययन। गति अध्ययन का मतलब ये है कि काम करते वक्त मजदूर जिस स्पीड से काम करता है, कितनी स्पीड से करना चाहिए, जिससे क्या है वो बढ़िया तरीके से काम संपन्न हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, गति अध्ययन कहलाता है। इसके बाद आता है थकान अध्ययन। थकान अध्ययन का मतलब ये है कि काम के कारण क्या है, कार्य क्षमता में क्या है, गिरावट आती है, ठीक है। तो उससे क्या है, शरीर जो है शिथिल हो जाता है, काम शिथिल होने के, थकान के कारण शरीर शिथिल हो जाता है, और शिथिल होने से के कारण क्या है, कार्य की जो क्षमता है, उत्पादन जो है उसमें वो कमी आ जाती है। तो कार्य की जो प्रकृति है उसके कारण भी ऐसा हो सकता है, या हम कार्य को क्या है वैज्ञानिक तरीके से अगर नहीं देते हैं श्रमिक को, तो उसके कारण भी क्या है, थकान हो सकती है, या हम बीच बीच में उसको रेस्ट नहीं देते, उसके कारण भी हो सकता है। काम बहुत ज़्यादा हैवी दे देते हैं, गर्मी भी हो सकती है, शरीर की जो दुर्बलता है, कमजोरी है, वो भी हो सकती है, और काम की जो रिपीटेशन की जो दशाएं हैं उसके कारण भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। तो इन सारे कारणों का क्या है, अध्ययन किया जाता है, यानी किन कारणों से श्रमिक क्या है, थकता है, शिथिल होता है, ये सारी बातें क्या है, थकान अध्ययन में की जाती है, यानी उन बातों का अध्ययन किया जाता है। नियोजन विभाग की स्थापना का भी उन्होंने बताया था कि प्लानिंग करनी चाहिए काम की, फंक्शनल फॉर्मेनशिप हो गया, कार्य का मानकीकरण हो गया, और बचत, श्रम या मेहनत कैसे बचे, इसके लिए यंत्र और तकनीकों का भी क्या है, विकास होना चाहिए, और कुशल लागत लेखापत्ति, प्रेरणात्मक मजदूरी और बोनस की पद्धति होनी चाहिए, काम का वैज्ञानिक आवंटन जो अपवाद का सिद्धांत, ये सब हम क्या है पढ़ चुके हैं, ये वैज्ञानिक पद्धतियाँ इनकी है। तो इस प्रकार से क्या है, टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत है हम लोगों ने पढ़ा। तो टेलर का जो सिद्धांत है वो आज भी क्या है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूरी प्रशासन की पद्धतियों में लागू है, मैनेजमेंट में लागू है।